बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि आज के डेट पे इस परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं, और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, आई एम कमिंग अक्रॉस एवरी डे काइंड ऑफ मिसयूज ऑफ दिस प्रोविजन। और अनफॉर्चुनेटली वो महिलाएं जिनके वेलफेयर के लिए बना, आज उन्हीं महिलाओं में से लोग उसको मिसयूज कर रहे हैं, जिससे सफर कौन कर रहा है? सफर तो चलो जो हस्बैंड और उनके फैमिली है वो तो करते ही, पर एक्चुअली में बाकी जो जेन्युइन केसेस जो महिलाओं के हैं वो महिलाएं अब सफर करने लगी है, क्योंकि अब कोर्ट का जो पर्सपेक्टिव हो रहा है वो अब एक ऐसा नजरिया बन रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक भी झूठा केस किया गया। आई कैन टेल यू विथ माई ओन एक्सपीरियंस, एक मेरे केस में देयर वर 13 एक्यूज्ड, जो बुआ फूफा यूएस यूके में रहते थे उनको भी बनाया। और जब मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी एंटिसिपेटरी बेल लगाई तो ऑनरेबल जज साहब ने कंप्लेनेंट से पूछा कि भैया आपके परिवार में, आपके ससुराल में कोई पेट एनिमल्स भी हैं? एंड व्हेन शी रिस्पोंडेड कि हाँ है, तो इनका रिएक्शन था व्हाई डिड यू लेफ्ट देम? आपने कहा अरनेश कुमार में गिरफ्तारी नहीं है, लेकिन जैसे ही ये सब सेक्शन लगते हैं पुलिस स्वतंत्र है आपको अरेस्ट करने के लिए। देखिए ये सारे जो सेक्शंस आप बता रहे हैं वो इटसेल्फ इज एन एग्जांपल ऑफ मिसयूज। करेक्ट। 376 का एलिगेशन लगा देना, 354 का एलिगेशन लगा देना, या आपने बोला मारपीट लगा के 307 कीजिए मेरे को अटेम्प्ट टू मर्डर का। ये देखिए ऐसा है, हिंदुस्तान है, फ्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे यहाँ लॉ सबके, आप किसी को रोक तो सकते नहीं एलिगेशन लगाने से, ठीक है, पर कोर्ट जो है, कोर्ट अंधी नहीं है, हमारा कानून अंधा नहीं है। जब आपको ये एलिगेशंस लगता है, अभी जैसे आपने एक एग्जांपल दिया कि दिल्ली हाई कोर्ट में मियां बीबी में हुआ, बच्चों को यूज किया और अभी उनको प्रोन क्या था, कोर्ट ने देखा कि ये ऑन द फेस ऑफ इट जो एफआईआर में एलिगेशंस है वो बिल्कुल सब्सटेंशिएट नहीं होते। देयर इज नो अदर फॉर्मेटिव एविडेंस और मटेरियल। करेक्ट। अगर आप जैसे कह रहे हैं कि मारपीट हुआ, अरे मारपीट हुआ उसका कोई मेडिकल है? आपने कोई, जिस टाइम पे मारपीट हुआ आपने कोई पुलिस को इंटीमेशन की कि अगर आपके खिलाफ कोई झूठा एफआईआर होता है आप इमीडिएटली जो है कोर्ट को 482 में अप्रोच कीजिए, कोर्ट से रिक्वेस्ट कीजिए कि भैया जब तक हमारी एफआईआर की क्वेश्चन पेंडिंग है हमको इंटरिम प्रोटेक्शन दिया जाए। तो कोर्ट को एक अपना गाइडलाइन सेट करना चाहिए कि उस तरह के झूठे केस में उन महिलाओं के साथ ऐसा क्या किया जाए। करेक्ट। जो एक एग्जाम्पल सेट करे कि भैया अगर मैं दोबारा से कोई वुमन अगर इस तरह का करती हूँ तो उसको भी सेम कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना, तभी जो है ये मिसयूज बंद होगा, अदरवाइज ये मिसयूज बंद होने वाला नहीं। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। मैट्रिमोनियल सीरीज में हमने लगातार आपको तमाम तरह के कानून यानी कि फैमिली लॉ से जुड़े हुए कानूनों पर वीडियो दिखाए। इससे पहले रोहित रंजन सर के साथ हमने मैट्रिमोनियल सीरीज पे वीडियो किया था जो आपने बड़ा सराहा, हजारों की संख्या में आपकी कॉल आई और आप लगातार ये बात कह रहे थे कि रोहित सर के एक बार आप दोबारा से बुलाएं और कम से कम 498 के बारे में उनसे बात करें। तो निश्चित रूप से आज हमारे साथ फिर से रोहित सर जुड़ गए हैं जो आज बताने जा रहे हैं कि 498A अगर रजिस्टर हो जाता है तो खारिज कराने का क्या तरीका है। रिसेंट में जो सबसे ताजे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले हैं वो क्या कहते हैं, कैसे आप झूठी 498 की एफआईआर को खारिज कराएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर। हमारे साथ रोहित रंजन सर जुड़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में करीब 2 दशक से ज्यादा की बड़ी प्रैक्टिस है, मैट्रिमोनियल के बड़े मामले की हैं। रोहित सर, 498A को लेकर आप जान रहे हैं लगातार सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तमाम बेहतर जजमेंट दे रहे हैं। कोलकाता हाई कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया 498 लेकर कि आप महिलाएं लीगल टेररिज्म फैला रही हैं। तो 498A को खारिज कराने का क्या तरीका है जो 482 की प्रोसीडिंग में हाई कोर्ट जाया जा सकता है? सर देखिए विप्लव, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके तमाम दर्शकों का। पहले इसके ऊपर कि हम हाई कोर्ट में जाके क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, उससे पहले 498A के कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। ये 498A जो है ये ओरिजिनली हमारे आईपीसी में नहीं था, ये 1983 में लाया गया क्योंकि उस दौरान महिलाओं के साथ इतनी तरह की उत्पीड़ने होती थी आफ्टर मैरिज डॉरी को लेके, तो उस तरह की महिलाओं की प्रोटेक्शन के लिए सरकार ने ये 498A का प्रोविजन 1983 में लेजिस्लेचर से लाया जी। और उसका जो मुद्दा था और उसका जो कंसेप्ट था, या जो आप कह सकते हो कि बेसिक उसके पीछे जो व्यूज थे, वो ये थे कि महिलाओं को शादी के बाद दहेज के लिए किसी भी तरह के उत्पीड़न से बचाया।
तो ये वुमेन वेलफेयर की तरह इसको लाया गया। पर बड़े दुर्भाग्य की बात ये है कि आज के डेट में इस परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं, और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं, आई एम कमिंग अक्रॉस एवरी डे काइंड ऑफ मिसयूज ऑफ दिस प्रोविजन। और अनफॉर्चुनेटली वो महिलाएं जिनके वेलफेयर के लिए ये बना, आज उन्हीं महिलाओं में से लोग उसको मिसयूज कर रहे हैं। जिससे सफर कौन कर रहा है? सफर तो चलो जो हस्बैंड और उनके फैमिली है वो तो करते ही है, पर एक्चुअली में बाकी जो जेन्युइन केसेस जो महिलाओं के हैं वो महिलाएं अब सफर करने लगी है, क्योंकि अब कोर्ट का जो पर्सपेक्टिव हो रहा है वो अब एक ऐसा नजरिया बन रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ही झूठा केस किया गया है। तो मेरी तो गुजारिश है कि भैया जिस पर्पस के लिए बना है महिलाओं से, आप इसका मिसयूज करना बंद करें। अगर आप मिसयूज करेंगे, अल्टीमेटली जिनके लिए बना है वही सफर करें। ठीक है, करेक्ट। मैं कुछ आपको जजमेंट की तरफ ले जाऊंगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी रिसेंट जस्टिस कैद का जजमेंट है, जिसमें उन्होंने कहा कि केवल फॉल्स एलिगेशन हैरेसमेंट, क्रुएल्टी का लगाना और रेप का एलिगेशन लगाना, ये अपने आप में एक्सट्रीम क्रुएल्टी है हस्बैंड के लिए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि साहब लीगल टेररिज्म फैल रहा है। सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रहा है कि 498 को लेके जो अशफाक अहमद का जजमेंट अभी हाल फिलहाल ही आया है, जिसमें अरनेश कुमार की जजमेंट को उन्होंने लिया है कि 7 साल तक के मामले में कोई गिरफ्तारी ना करें। इन सब पर्सपेक्टिव को देखने के बावजूद भी जो एफआईआर हो रही हैं, मुझे अब सीधे उस प्रोसेस पे सर आप ले जाइए जहां 498 की एफआईआर हो गई है। अब सीधे क्वेश्चन में कैसे जाना, क्या करना है कोर्ट के सामने? विप्लव, पहले तो बात ये समझिए कि पहले के पर्सपेक्टिव में और अब में, जब से अरनेश कुमार की जजमेंट आई है, पहले क्या होता था, एफआईआर होती थी और एफआईआर होने के बाद मतलब जो कोई ऐसा नहीं होता था हस्बैंड के फैमिली में जिसको महिलाएं जो है वो छोड़ती हो। आई कैन टेल यू विथ माई ओन एक्सपीरियंस, एक मेरे केस में देयर वर 13 एक्यूज जो बुआ फूफा यूएस यूके में रहते थे, उनको भी बनाया था। और जब मैंने दिल्ली हाईकोर्ट में उनकी एंटिसिपेटरी बेल लगाई तो ऑनरेबल जज साहब ने कंप्लेनेंट से पूछा कि भैया आपके परिवार में, आपके ससुराल में कोई पेट एनिमल्स भी हैं? एंड व्हेन शी रिस्पोंडेड कि हाँ है, तो इनका रिएक्शन था व्हाई डिड यू लेफ्ट देम? तो मेरा कहने का मतलब ये, पहले क्या होता था कि जब एफआईआर होती थी ना, पुलिस आती थी, आपको हरास करती थी, उठा के ले जाती। जब से ये अरनेश कुमार की जजमेंट आ गई है, तब से पहले तो मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि 498 के एफआईआर में पुलिस के आने और धमकाने से आपको डरने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार के जजमेंट में, और अभी जो आपने अशफाक वाली जजमेंट बोली, और उसके अलावा भी सत्येंद्र कुमार एंथल की जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बड़ी क्लियरली कह दिया है कि भैया 7 साल से कम के केस में जब तक सेक्शन 41 का कंप्लायंस नहीं होता है, आपको कोई अरेस्ट का डर नहीं। तो मेरी तो एडवाइस आपके जो व्यूअर्स है उनके लिए ये है कि भैया पहले अगर एफआईआर होती है और पुलिस आती है तो आपको डरने की जरूरत नहीं। रह गई बात दूसरी कि अगर हो गई है तो क्या करना है। अब देखो, अब आपने बोला अभी जो है स्वपन दास का जो केस है, स्वपन दास वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, कैलकाटा हाईकोर्ट ने स्टिलिंग रिमार्क्स दिया है कि भैया वुमेन जो है, वुमेन अनलीस्ट लीगल टेररिज्म बाय मिसयूजिंग 498। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो आपको जो है वो ये बोला है कि द वे द मिसयूज ऑफ 498 इज हैपनिंग, इट इज एक्चुअली डेंटिंग द मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन। पीपल आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स लिविंग रिलेशनशिप। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अभी जो है आपको राजन वर्सेस स्टेट, जो अभी रिसेंटली आपका जो है अगस्त की जजमेंट है, उसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बोला है 498 का केस कम विद द केसेस ऑफ 5 पैकेज। 5 पैकेज का मतलब हस्बैंड हो गया, फादर इन लॉ हो गए, मदर इन लॉ हो गए, सिस्टर इन लॉ हो गए, ब्रदर इन लॉ। तो क्या है कि ये जो मिसयूजेस हो रही है ना, इसको अगर तो जो जेन्युइन केस है वहां पे मेरी एडवाइस आपके व्यूअर्स को ये है कि आप 438 में एंटिसिपेटरी बेल के लिए, लेकिन जहां पे ये जेन्युइन केस नहीं है, रादर ये केस आपका हैरेसमेंट का है, टॉर्चर का है, एक्सटॉर्शन का है, किसी भी तरह की चीजें है, उस केस में आप 482 में क्वेश्चनिंग में जाइए। द कोर्ट्स आर नाउअडेज बिकमिंग वेरी वेरी लिबरल। अभी आपने एक जस्टिस कैद की जजमेंट कोर्ट की, दिल्ली हाई कोर्ट की, उसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है आपकी जो अभी आई है, आई थिंक इट हैज कम इन सितंबर इटसेल्फ इन 2023। वो केस है अभिषेक वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश।
जी। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने वही व्यू रखा है कि वेयर द एलिगेशंस आर फॉल्स और कंप्लीटली एब्सर्ड दैट नो रीजनेबल मैन कैन बिलीव इट और इट अपीयर्स दैट इट इज टुवर्ड्स रेकिंग वेंजियंस। तो भजन लाल का जो जजमेंट था 92 को, उसको मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी क्वैश किया। इनफैक्ट अभी आपको रिसेंटली जो है एक केस मुझे याद आ रहा है आपको, गुजरात हाई कोर्ट का, जयंती भाई साहब वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। उसमें 86 ईयर ओल्ड वुमेन मदर इन लॉ थी, उनको अभी जो है उन्होंने क्वैश किया ये कहते हुए कि भैया ये बिल्कुल एलिगेशंस फॉल्स है एंड अगर हम इसको अलाउ करते हैं तो इट वुड बी टेंटामाउंटिंग टू रिगमरॉल ऑफ द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑफ अ लेडी जो हैरास हो रही है विदाउट हैविंग एनी एलिगेशंस। बड़े सारे जजमेंट्स आ चुके हैं। मेरी तो एडवाइस आपके व्यूअर्स और जितने लोग हैं जो इस तरह के लोगों केसेस से जूझ रहे हैं कि भैया अब आपको ऐसा नहीं, पहले क्या होता था, कोर्ट्स वर नॉट वेरी लिबरल इन क्वेश्चनिंग और क्वेश्चन के पैरामीटर्स जो थे वो बड़े लिमिटेड थे, पर नाउअडेज चूंकि ये मिसयूज एक प्रोविजन का ज्यादा हो रहा है और कोर्ट का इंटरव्यूअर हमेशा होता है भैया एज सिटीजन हिज लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ ये कभी सफर, बिकॉज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 इज द मोस्ट पैरामाउंट फंडामेंटल राइट्स व्हिच हैज बीन ग्रांटेड टू एवरी सिटीजन। निश्चित रूप से 498 रजिस्टर करने के बाद 438 यानी कि आपने बेल का बताया, 482 में क्वेश्चन का बताया। मेरा थोड़ा सा इसके साथ एक और प्रश्न है जो लगातार हमारे व्यूअर हमको कह रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब ये जो आपने मध्य प्रदेश में पैकेज वाली 5 पैकेज के साथ जो एफआईआर रजिस्टर हो रही है यानी कि पति और उसके परिवार के जन, लेकिन यहां एक ट्रेंड और देखने को आ रहा है जहां 498 के साथ ही मारपीट भी लगा दी गई है, 354 भी लगा दिया गया है, हैरेसमेंट भी लगा दिया गया है, महिला के साथ छेड़छाड़ भी लगा दिया और बहुत से मामलों में तो मैं दिल्ली हाईकोर्ट के एक मामले में देख रहा हूं कि पति पत्नी लड़े और बच्चों का प्रयोग करके पॉक्सो तक लगा दी गई थी। हालांकि बाद में दोनों ने एमिकेबली सेटलमेंट करके हाईकोर्ट को कहा और हाईकोर्ट ने उन वकील साहब से कहा कि एक तरह का ये एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग को खींचने का तरीका था, इसलिए आप 10 प्रोबोनो केस करें। मेरा आपको सबमिशन ये है या मेरा प्रश्न आपको ये है कि ये जो पैकेज में सेक्शन लग रहे हैं उन पर आपका क्या दृष्टिकोण है? क्योंकि ये आप चूंकि देखिए सर 376 जैसे मामलों एफआईआर रजिस्टर करना पुलिस के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। आपने कहा अरनेश कुमार में गिरफ्तारी नहीं है, लेकिन जैसे ही ये सब सेक्शन लग जाए पुलिस स्वतंत्र है आपको अरेस्ट करने के लिए। देखिए ये सारे जो सेक्शंस आप बता रहे हैं वो इटसेल्फ इज एन एग्जांपल ऑफ मिसयूज। करेक्ट। 376 का एलिगेशन लगा देना, 354 का एलिगेशन लगा देना, या आपने बोला मारपीट लगा के 307 कीजिए मेरे को अटेम्प्ट टू मर्डर का। ये देखिए ऐसा है, हिंदुस्तान है, फ्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे यहाँ लॉ सबके, आप किसी को रोक तो सकते नहीं एलिगेशन लगाने से, ठीक है, पर कोर्ट जो है कोर्ट अंधी नहीं है, हमारा कानून अंधा नहीं है। जब आपको ये एलिगेशंस लगता है, अभी जैसे आपने एक एग्जांपल दिया कि दिल्ली हाई कोर्ट में मियां बीबी में हुआ, बच्चों को यूज किया और अभी उनको प्रोन क्या था, कोर्ट ने देखा कि ये ऑन द फेस ऑफ इट जो एफआईआर में एलिगेशंस है वो बिल्कुल सब्सटेंशिएट नहीं होते, देयर इज नो अदर कॉर्पोरेटिव एविडेंस और मटेरियल। अगर आप ऐसे कह रहे हैं कि मारपीट हुआ, अरे मारपीट हुआ उसका कोई मेडिकल है, आपने कोई जिस टाइम पे मारपीट हुआ आपने कोई पुलिस को इंटीमेशन की, मेयरली मेकिंग अ बाल्ड एलिगेशन, तभी तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो मैंने अभी आपको सितंबर की जजमेंट बताई है अभिषेक वाली की, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही तो बोला है कि मेयरली अ बाल्ड एलिगेशन विदाउट हैविंग एनी कॉर्पोरेटिव मटेरियल इट डज नॉट गिव एनी कॉन्फिडेंस कि ये जो है एफआईआर सही है। तो आपको सेक्शन चाहे कोई भी लगे, आप 482 में जाएंगे और कोर्ट को ये बताएंगे कि जी देखो ये सारे एलिगेशंस और ये सेक्शन सिर्फ इसलिए लगे हैं, एक अरनेश कुमार से बाहर आ जाए, सुतेंद्र अंतल की जजमेंट से बाहर आ जाए और उसके बाद अरेस्ट का प्रोविजन बना के आर्म ट्विस्टिंग करके इसको एक्सटॉर्ट करने का है। ये सारे एलिगेशन जो है बिल्कुल झूठे हैं, कोई उसका एक्सेप्ट बाल्ड एलिगेशन कोई मटेरियल कोर्ट एग्जाम नहीं। करेक्ट। और इसीलिए कई बार हाई कोर्ट्स लगातार ये कह रहे हैं इस तरह के मामलों में कि फार फेच्ड और अनप्रोबेबल है, यानी कि उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, वो दूर दूर तक है, उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। मैं इस बात को आगे करते हुए कि एविडेंस कितना इंपॉर्टेंट है सर, हाईकोर्ट ने कहा कि एफआईआर मदर इन लॉ पर एफआईआर हुई है, हाईकोर्ट का ऑर्डर है, मदर इन लॉ पे एफआईआर हुई है और एफआईआर होने के बाद भी बहू लगातार व्हाट्सएप चैट करती रही है।
तो हाईकोर्ट ने उस व्हाट्सएप चैट को भी मान लिया। अगर आपके साथ देखिए, कोई कर रहा है, आप लगातार उसके साथ संवाद कर रहे हैं, तो ये जो एविडेंस देने का, मैं थोड़ा सा आपको चाहूंगा, क्या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट में इस तरह की रिकॉर्डिंग्स या व्हाट्सएप चैट या इस तरह का पेश करने का क्या क्या प्रावधान है, और क्या हाईकोर्ट के सामने किया जा सकता है जब आप 482 में जाएं? हमारे यहाँ इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 65 बी का एक प्रोविजन है। सेक्शन 65 बी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात करते हैं, और जब हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात करते हैं तो हम व्हाट्सएप चैट, सीसीटीवी फुटेज, वीडियो रिकॉर्डिंग, ये सारी चीजों की बात होती है। देयर आर मेनी केसेस जहां पे कोर्ट ने बोला है कि अगर आप किसी के दूसरे के नॉलेज के बिना कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो एक तरह से एक एक्ट है। बट उसी दौरान कोर्ट के सीरीज ऑफ जजमेंट्स ये हैं कि भैया अगर वो वीडियो रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड की गई है, जो ये दिखाती है कि आपके खिलाफ आपको झूठा फंसाया गया और फैक्ट कुछ और है, तो आपका अगर एफिडेविट आप अपने 65 बी का उसके साथ लगाते हैं तो कोर्ट विल टेक दोज एविडेंस इनटू कंसिडरेशन which is as provided in section 65 of the Indian Evidence Act. तो आप उस तरह के सारे मटेरियल्स को, व्हाट्सएप चैट है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, आपका ऑडियो रिकॉर्डिंग है, आपका सीसीटीवी फुटेज है, वो सारी चीजें आप अपने पिटीशन के साथ एज एन एविडेंस लगा सकते हैं। द ओनली थिंग यू आर सपोज टू डू इज कि आपको एक हलफनामा एफिडेविट देना होगा 65 बी का कि जो ये एविडेंस हम इलेक्ट्रॉनिक लगा रहे हैं वो जेन्युइन है, उसके साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, इसमें किसी तरह की कोई फिडलिंग नहीं है। और अगर ऐसा एफिडेविट आप देते हैं और कोई दूसरा कॉर्पोरेटिव एविडेंस प्रोसिक्यूशन की तरफ से नहीं आता कि नहीं जी इसमें ये छेड़छाड़ है, तो कोर्ट इज ऑलवेज रेडी टू कंसीडर दोज मटेरियल एंड गिव जजमेंट बेस्ड ऑन दैट। ठीक है रोहित सर, मैं अंतिम की तरफ चलूंगा, आपने बढ़िया आंसर दिए हैं। मुझे अब ये लास्ट में बता दीजिए, लगातार ये आता है, आज 498 की एफआईआर हुई, तो व्यक्ति कब 482 की तरफ जाएगा, वो थोड़ा सा बताइए। नंबर 1। नंबर 2 चीज और इसी क्वेश्चन में एड ऑन है कि बाय द वे अगर वो नहीं गया है और इन द मीनवाइल चार्जशीट फाइल हो गई है, तो कानून क्या कहता है, कब जाना चाहिए 482 की तरफ और कब जा सकते हैं? देखिए 482 में जाने के लिए कोई टाइम लिमिट तो है नहीं। जब भी आपके खिलाफ कोई एक झूठा मुकदमा हुआ तो आप थोड़ी वेट करोगे कि भैया मैं इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है, व्हाई शुड आई गो थ्रू द रिगमारोल ऑफ द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जब मेरे खिलाफ कोई केस ही नहीं बनता है जी। और आप जितना लेट जाएंगे कोर्ट कहेगा भैया आप सो रहे थे क्या जब आपके खिलाफ कोई केस नहीं बन रहा था। तो मेरी तो एडवाइस ये है कि अगर आपके खिलाफ कोई झूठा एफआईआर होता है, आप इमीडिएटली जो है कोर्ट को 482 में अप्रोच कीजिए, कोर्ट से रिक्वेस्ट कीजिए कि भैया जब तक हमारी एफआईआर की क्वेश्चन पेंडिंग है हमको इंटरिम प्रोटेक्शन दिया जाए। वैसे कोर्ट के अलग अलग व्यू है, बड़े सारे कोर्ट्स का ये व्यू है कि भैया 482 में आप 438 का रिलीफ नहीं ले सकते, बट देयर आर मेनी कोर्ट्स जो आपको इंटरिम प्रोटेक्शन भी दे देता है, दैट नो कोरेसिव टिल द फाइनल डिस्पोजल। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि भैया अगर आपने 482 में पहले नहीं गए और उसके बाद चार्जशीट फाइल हो गई, तो ये कहना कि भैया आपके खिलाफ जो केस है वो झूठा है, वो थोड़ा सा डाइल्यूट होता है, क्योंकि चार्जशीट तभी फाइल होती है जब कोई एविडेंस आता है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि नई एविडेंस आने के बावजूद भी पुलिस जो है वो चार्जशीट फाइल करती है। तो उस केस में मेरी एडवाइस ये है कि आपको 482 में जाने से बेहतर है कि आप या तो समनिंग ऑर्डर को चैलेंज कर लीजिए बाय वे ऑफ रिवीजन बिफोर द सेशन कोर्ट, क्योंकि कोर्ट ये कहता है कि भैया 482 जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है। अगर आपके पास कोई दूसरी स्टैट्यूटरी रेमेडी अवेलेबल है तो 482 का पावर एक्सरसाइज नहीं हो। तो मेरा एडवाइस है कि या तो आप समनिंग ऑर्डर को चैलेंज कर लीजिए बाय वे ऑफ रिवीजन अंडर 397 बिफोर द सेशन कोर्ट, या आप चार्ज के ऊपर बहस करके डिस्चार्ज करा लीजिए। अगर डिस्चार्ज नहीं होता है फिर आप उसको चैलेंज कर सकते हैं उस ऑर्डर को बाय वे ऑफ रिवीजन और अंडर 482 बिफोर द। इसमें मैं एक चीज और ऐड करूं सर, ये कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं ना रिगार्डिंग दैट मिसयूज, वो सारी चीजें बिल्कुल ठीक है, पर मेरा अपना मानना है कि नाउ दिस इज अ हाई टाइम दैट आवर ऑनरेबल कोर्ट शुड सेट एन एग्जांपल। जैसे आप
अगर कोई झूठा केस अगर किसी महिला ने अपने उस प्रोविजन को मिसयूज करके किया है, तो कोर्ट को एक अपना गाइडलाइन सेट करना चाहिए कि उस तरह के झूठे केस में उन महिलाओं के साथ ऐसा क्या किया जाए, करेक्ट, जो एक एग्जाम्पल सेट करे कि भैया अगर मैं दोबारा से कोई वुमन अगर इस तरह का करती है तो उसको भी सेम कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना, तभी जो है ये मिसयूज बंद होगा, अदरवाइज ये मिसयूज बंद होने वाला नहीं। क्योंकि मैं आपकी इस बात को और आगे बढ़ाते हुए कि म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल सहमति से, आपसी सहमति से तलाक के मामले में म्यूचुअल एग्रीमेंट तैयार किया गया, ऑन एफिडेविट फाइल किया गया और इसके बाद पत्नी पलट गई तो दिल्ली हाईकोर्ट ने 1 महीने की तिहाड़ जेल भी भेज दिया था। तो जो बात आप कह रहे हैं कि कम से कम झूठा मुकदमा अगर पाया जाता है तो पत्नी के खिलाफ कार्रवाई हो, और यही डिटरेंट कहीं ना कहीं झूठे एफआईआर से रोकेगा। रोहित सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। निश्चित रूप से जो हमारे दर्शक लगातार हमको फोन करके कह रहे थे कि रोहित सर अगर एक बार दोबारा से 498 की क्लास लेंगे तो हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा, और निश्चित रूप से इस वीडियो से हजारों लाखों की संख्या में पीड़ित लोग हैं, वो इससे जरूर फायदा उठाएंगे। लगातार ईमेल एड्रेस और फोन नंबर दिया जा रहा है, फिर भी रोहित सर से आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सारे दर्शकों को बहुत बहुत। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।